तो भैया याद रखिएगा, अंग्रेजी में कुल 24 एक्सुलरी वर्ब होते हैं और उनको हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। अंग्रेजी में कितने एक्सुलरी वर्ब? 24 एक्सुलरी वर्ब, और उनको कितने पार्ट्स में हम बांटते हैं? तो उनको हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। पहले को हम बोलते हैं टू डू वर्ब। टू डू वर्ब में क्या क्या आता है? तो डू, डज और डिड। दूसरे को हम बोलते हैं टू हैव वर्ब। टू हैव वर्ब में कौन कौन आता है? हैज, हैव और हैड। तीसरे को हम बोलते हैं टू बी वर्ब। टू बी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज और वर। इसको हम प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब्स भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू होते हैं। 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इसका यूज बहुत होता है। इससे प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और लास्ट हमारा होता है मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं यूज टू, दूसरे को बोलते हैं नीड और तीसरे को बोलते हैं डेयर। पहले इन सारे एक्सुलरी वर्ब को आप काउंट कर लो, ये 24 है कि नहीं है। अगर एक भी कम हुआ मतलब सारा किया धरा बेकार। तो आप पहले काउंट कर लीजिए। टू डू वर्ब में कितने हुए? 1, 2, 3। टू हैव वर्ब में कितने हुए? 4, 5, 6। टू बी वर्ब में कितने हुए? 7, 8, 9, 10, 11। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में कितने हुए? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। और हमारा मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब में आए 3, तो 22, 23 और 24। इनको याद रखिएगा। अंग्रेजी में कुल 24 एक्सुलरी वर्ब होते हैं और उनको हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। 3 पार्ट्स आपका आ जाएगा प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में। पहला होता है टू डू, दूसरा होता है टू हैव और तीसरा होता है टू बी। उसके बाद मॉडल एक्सुलरी वर्ब में ये आ जाएंगे और मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब में 3 होते हैं यूज्ड, डेयर और नीड। अगला हमारा टॉपिक है मेन वर्ब। तो भैया मैंने आपको बताया कि जो पर डे अपने आप को डेवलप करे तो उसको काउंट किया जा सकता है क्या? अर्थात अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर कोई फेमस वर्ड हो गया तो अंग्रेजी उसको, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसको अंग्रेजी की मान्यता दे देता है। मतलब पर डे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ ना कुछ वर्ड्स बढ़ते ही रहते हैं। तो जो पर डे अपने आप को बढ़ाता चले तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन वर्ब पहचानने का एक सिंपल तरीका होता है। दुनिया के किसी भी वर्ड का एंडिंग यदि हिंदी में ना लेटर से हो, ना लेटर से हो, तो उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कम। कम मतलब आना, गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना। अर्थात किसी भी वर्ड का हिंदी अंत अगर ना से हो तो उसको हम कहते हैं मेन वर्ब। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। इसको जान लीजिएगा क्योंकि आगे चलकर इसका बहुत ज्यादा यूजेस आने वाला है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट का सिंपल डेफिनेशन होता है ए पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय अ सब्जेक्ट
इन अ सेंटेंस, अर्थात जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो अथवा जिसको सब्जेक्ट से लाभ या हानि हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम किल्ड रावण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राम क्या होगा। तो राम को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। राम कर क्या रहा है, तो राम रावण को मार रहा है। तो जो रियल एक्शन को बताए उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो किल्ड क्या हुआ, वर्ब। और रावण को किससे लाभ या हानि हुई, तो रावण को राम से लाभ या हानि हुई। तो जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित हो, जिसको सब्जेक्ट के से लाभ या हानि हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। आपका एसवीओ क्लियर। राम सब्जेक्ट, किल्ड मेन वर्ब और रावण ऑब्जेक्ट। आइए अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश में जिस सेंटेंस का लास्ट वर्ड आए वो मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का सिंपल डेफिनेशन होता है, ए पर्सन और थिंग दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट कंप्लीट्स द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अर्थात जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो और सेंटेंस के अंत में आकर सेंटेंस को पूरा कर दे, सेंटेंस को अर्थ प्रदान कर दे, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस मैं आपको दे दूं, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। इस सेंटेंस को देखिए। अब इस सेंटेंस में से बॉय को मैं हटा देता हूं, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? जी नहीं। तो बॉय आकर सेंटेंस को क्या किया, बॉय आकर सेंटेंस को पूरा कर दिया, सेंटेंस को अर्थ प्रदान कर दिया, सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दिया। तो याद रखिएगा, वह वर्ड जो सेंटेंस के अंत में आकर सेंटेंस को पूरा कर दे और सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित न हो, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहां पे देखिएगा, ही सब्जेक्ट है, ही से बॉय को कुछ लाभ या हानि हो रही है? नहीं। ही किसको डिनोट करता है, बॉय को। अगर सी रहता तो हम क्या लिखते, गर्ल लिखते। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में बस यही डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के अंत में आकर सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देगा। और किसी भी सेंटेंस का एंडिंग मार्क क्या होता है, तो किसी भी सेंटेंस का एंडिंग मार्क मेरे भाई फुल स्टॉप होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन और उसके रूल्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर नाउन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप क्रैक कर लीजिएगा अगर वह प्रश्न नाउन से रिलेटेड होगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।